तो वेव थ्योरी ये कहती है कि लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड पार्टिकल थ्योरी ये कहती है कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। उसमें सबसे छोटा पार्टिकल, जैसे मान लीजिए हम किसी मतलब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो उसमें सबसे छोटी यूनिट को सेल बोलते हैं। इसी तरह से लाइट की अगर पार्टिकल थ्योरी की बात करेंगे तो सबसे छोटे पार्टिकल को हम बोलेंगे फोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं, फोटॉन, फोटॉन। उसके बाद हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसके हमने दो लॉज देखे थे कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है। ये करवाया था। उसके बाद दो तरीके के रिफ्लेक्शन कराए थे। रेगुलर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन दैट टेक प्लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड द रिफ्लेक्शन दैट टेक प्लेस ऑन अ रफ सरफेस इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद दो तरीके की इमेजेस के बारे में डिस्कस करा था, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होती है विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, और वर्चुअल इमेज वो होती है एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट रिमेन्स देयर द इमेज रिमेन्स देयर। ठीक है। नोट मैंने इसमें से कुछ भी नहीं करवाया था क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, उसमें से आप कर लेना। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन अभी बताया था प्लेन मिरर का, वो ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट का है और फाइनाइट ऑब्जेक्ट का है, तो वो सिर्फ उतना ही है जितना लास्ट टाइम बताया था। उसके बाद दो न्यूमेरिकल्स करे थे। फिर अब जो मेन चैप्टर ये शुरू होता है, तो अब कराता हूँ आपको जो मेन टॉपिक है इसके, जिन पर बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। इसमें भी जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा नोट करने की, वो नोट करनी है। डेफिनेशन फालतू की नोट नहीं करनी है, वो उसके लिए अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम नोट करें। आपको नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, चलिए जी। इसमें अगर कोई एक कांच की हमने एक स्फेरिकल बॉल ले ली, बॉल बॉल स्फेरिकल ही होती है, उस बॉल को एक कोने से काट दिया। ऐसे करा हमने। ये कांच की बॉल ले ली हमने, इसको यहाँ से काट दिया, इस टुकड़े को निकाल लिया बाहर। अब ये ऐसे रखकर और यहाँ पीछे से मैंने पॉलिश कर दी इसको। अगर मैं अपने घर की विंडो की बात करूं, मान लीजिए मैं विंडो पेन्स की बात कर रहा हूँ, तो ये कांच के बने हुए हैं। कांच मतलब ग्लास के बने हुए हैं ये। इसमें मैं चेहरा नहीं देख सकता आपका, लेकिन आप दिन में देखोगे तो आर पार दिखाई देगा, इस टाइम आप देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत इंप्रेशन अपने चेहरे का दिखाई दे सकता है, आपको चेहरा क्लियर भी दिखाई दे सकता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसके जो पीछे वाली सरफेस है ना, वो ब्लैक हो चुकी है क्योंकि अंधेरा है अब एटमॉस्फेयर। इसीलिए अगर हमारे पास ग्लास है तो हम ग्लास का भी मिरर बना सकते हैं। कैसे? ग्लास के पीछे पॉलिश करके, ग्लास के पीछे कोई भी डार्क पॉलिश कर दीजिए। अगर कभी घर में कोई दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, अगर वो टूट गया हो, तो आपने उसके बैक साइड अगर कभी देखी हो तो आपको रेडिश ब्राउन कलर की नजर आएगी। एक कॉइन लेकर, 1 रुपए का या 2 रुपए का कॉइन लेकर उसको आप थोड़ा सा साफ करने की, स्क्रैच करने की कोशिश करना। जब उसको स्क्रैच करोगे तो आपको सिल्वर कलर की पॉलिश नजर आएगी उस पर। तो क्या होता है कि जो ग्लास होता है, ग्लास को पूरी तरह से साफ करा जाता है। साफ करने के बाद उसके पीछे एक सिल्वर कोटिंग करी जाती है, और उस सिल्वर कोटिंग को रस्टिंग से बचाने के लिए, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, उससे बचाने के लिए उस पर रेडिश ब्राउन कलर का एक पेंट भी करा जाता है। फिर वो हमारा शीशा बन जाता है। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं मिरर। तो अब आप ये देखिएगा कि ये कांच की बॉल है हमारे पास। कांच की बॉल में से मैंने एक इतना सा टुकड़ा काट कर निकाल दिया, और इसकी दो सरफेसेस हैं। एक तो है केव्ड सरफेस, मतलब जो गहरी सरफेस है अंदर की तरफ। गहरा मतलब जिसको बोलते हैं, जैसे गहरी चीज मतलब जैसे गुफा है ना, गुफा को क्या बोलते हैं? केव। तो जो गहरी वाली सरफेस है दैट इज कॉल्ड कॉनकेव सरफेस, और जो बल्जिंग आउट यानी कि उभरी हुई सरफेस है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। तो अगर कॉनकेव मिरर बनाना है तो कॉन्वेक्स सरफेस पर पॉलिश कर दीजिए। समझ गए? अगर कॉनकेव मिरर बनाना है तो कॉन्वेक्स सरफेस पर पॉलिश कर दो। कॉन्वेक्स का मतलब क्या? उभरी हुई सरफेस जो होती है उसको कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। और अगर कॉन्वेक्स मिरर बनाना है तो
ये अंदर वाली सरफेस पर पॉलिश करते हैं, मतलब ऐसे रखो इसको। जो गहरी वाली सरफेस है, गहरी वाली सरफेस को हम क्या बोलते हैं? गहरा इज लाइक अ गुफा, गुफा इज लाइक अ केव, है ना? तो केव वाली जो सरफेस है उसको आप पॉलिश कर दीजिए। तो हमारी ये वाली सरफेस पॉलिश हो गई। तो अब कौन सी सरफेस है जो सामने दिखाई दे रही है? कॉन्वेक्स सरफेस। आराम से। तो ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो दो अलग अलग तरीके के मिरर्स हैं। मुझे लगता है मिरर तो समझ में आ गया होगा, क्या कॉनकेव होता है और क्या कॉन्वेक्स होता है। ठीक है। गहरा वाला जो है उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, उसमें जो उभरी हुई सरफेस है यानी कि कॉन्वेक्स सरफेस है उसको पॉलिश कर देते हैं। जो उभरा हुआ है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, उसमें गहरी वाली सरफेस को पॉलिश कर देते हैं। बस इतना। उसके बाद ये जो मिरर है ना, ये जिस बॉल का हिस्सा है, ये जिस बॉल का हिस्सा है, उस बॉल का अगर सेंटर देखा जाए। हाँ जी। आप नोट्स पाएंगे, इसके नोट्स में आज भेज दूंगा आपको, बाद में। हाँ हाँ हाँ। इसमें जो जो जरूरी चीजें है ना वो बस मैं समझाता जा रहा हूँ, उसको समझते जाइए। और न्यूमेरिकल्स जितने भी होंगे, जो जो मैं आपको बताऊंगा कि ये नोट करना है, वो आप यहाँ पर बैठकर नोट करेंगे। बाकी सारी चीजें लर्न करने वाली हैं। चैप्टर अधूरा। सर आपने चैप्टर सर आपने चैप्टर क्लास में किया था। किसका बेटा? चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। सर नहीं, वो पीरियोडिक क्लास, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के नोट्स नहीं मिलेंगे, उसके तो नोट्स मैंने बनवाए हैं आपको साथ साथ। जो बनवाए हैं ना वही है उसमें। ठीक है। बाकी 4 चैप्टर्स के मैं शायद भेज चुका हूँ, कार्बन के, केमिकल के भेज दिए थे ना मैंने, ग्रुप पर भी डाल दिए थे शायद। यस सर, डाल दिए थे। चलिए ठीक है, मैं बाकी के भी सबके भेज दूंगा। नोट्स की चिंता मत करना, जो भी समझ बेटा बंद कर दो अभी मोबाइल फोन प्लीज। अक्षर बंद करो। देखिए ये सब ज्यादा नहीं बोल रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो तुमने टेस्ट नहीं दिया, ये गलत बात है। मतलब इस टाइम सभी बच्चों के लिए कह रहा हूँ, सभी बच्चों को इस टाइम सीरियस रहना है। इस टाइम जरा सा भी लापरवाही नहीं, कोई मजा नहीं। ठीक। क्योंकि ये आप लोगों का, समझ लो कि न जाने कितने सालों में, 50 सालों में शायद ये पहला बैच ऐसा है। आप लोगों को 1 साल से ऊपर हो गया 10th का पढ़ते हुए, हो गया ना? वही फरवरी चल रहा है। मुझे पता है मैंने लास्ट ईयर 20 फरवरी को बैच शुरू करा था, 22 फरवरी आज है, तो 1 साल पूरा हो गया। 1 साल पूरा हो गया। तो एक ऐसा ना हो कि इतना साल भी, इतना ज्यादा टाइम भी इतना मिल गया है और आपको सिलेबस भी कम हो गया तो मार्क्स ना आता। तो प्लीज अब सीरियस रहें सभी बच्चे। ठीक है। देखिए जी, अब मैं ये कहता हूँ इसमें कि जिस कांच की बॉल में से मैंने काट कर निकाला है इसको, उसका जो सेंटर है, दैट इज कॉल्ड सी। सी का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो स्फीयर है जिसमें से काट के मैंने, चाहे तो कॉनकेव बना लो, फिर चाहे उसको कॉन्वेक्स मिरर बना लो, वो हमारे हाथ में है। जिसमें से काट के मैंने ये लेंस, ये मिरर का टुकड़ा निकाला है, उस स्फीयर का जो रेडियस है, कैपिटल आर, दिस इज कॉल्ड, बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा निकाल लिया जाए, रेडियस का आधा, देखिए डायमीटर का आधा तो रेडियस होता है, रेडियस का आधा अगर कर लें तो उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है। तो ये एफ होता है आर अपॉन टू। तो ये एक एक लाइन की डेफिनेशन है, सब आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है। एनसीईआरटी में मिल जाएगी कहीं पर भी, तो उसमें हम टाइम खराब नहीं करते, मेन टॉपिक पर आते हैं। समझ गए जी? हमने एक बड़ी सी कांच की बॉल ली, कांच की बॉल में से काट कर हमने एक कांच का टुकड़ा निकाला। अगर हमने उभरी हुई सरफेस को पॉलिश कर दिया तो कॉन्केव मिरर बन गया। अगर हमने गहरी सरफेस को पॉलिश कर दिया तो कॉन्वेक्स मिरर बन गया। जिस कांच की बॉल में से मैंने मिरर का टुकड़ा काट कर निकाला है, उसका सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस का हाफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक। चलिए जी। सर मिरर में तो वो, हाँ बोलो बोलो, होता है ना क्या? बीच में तो पोल होता है ना, आ रहे हैं वो पोल वगैरह जो है ना, सब पर आ रहे हैं, चिंता ना करो। चलिए जी,
उसके बाद इसमें हम फोकल लेंथ ये सब कुछ देखते हैं। सर एपेक्स क्या होता क्या कह रहे हो? है सर? एपेक्स? एपेक्स नहीं होगा, अपर्चर की बात कर रहे होगे शायद। हाँ सॉरी, अपर्चर। अपर्चर जो होता है ना, वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो इस मिरर की लेंथ होगी ना, दैट लेंथ इज कॉल्ड अपर्चर। ओके सर। हाँ, दैट लेंथ इज कॉल्ड अपर्चर। इसके बाद अभी तक मैंने अगर कुछ न्यूमेरिकली कुछ कैलकुलेट करने की बात करी है तो बस सिर्फ इतना बताया है कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लीजिए, ये लिखना है सबको। If the radius of curvature of a spherical mirror if the radius of curvature if the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter, comma, what is its focal length? What is its focal length? And focal length को बोलते हैं स्मॉल एफ। स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2, यानी कि 20/2 10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद देखिए, जब मैं मिरर की बात करता हूं तो कॉन्केव मिरर बड़ा भाई है और कॉन्वेक्स मिरर छोटा भाई है। मतलब कॉन्केव मिरर जो है, कॉन्केव मिरर थोड़ा सा ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे ही रहेगा, उसमें कुछ खास नहीं। लेंस के केस में उल्टा, कॉन्वेक्स लेंस बड़ा भाई है और कॉन्केव लेंस जो है वो छोटा है। तो कॉन्केव लेंस में ज्यादा मेहनत नहीं है वहां पर। हम अगर मिरर ढंग से समझ लें ना तो फिर लेंस में हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, देखिएगा मैं ये बता रहा हूँ, हर चीज में उल्टा है, हर चीज में उल्टा है, एक चीज में उल्टा नहीं है। तो कर लेना। चलिए जी, तो हेडिंग डालेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग। हालांकि ये चीज भी नोट्स में भेजूंगा, लेकिन ये चीज आपको मेरे साथ साथ नोट करनी है, इस चीज की आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है अभी। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images rules for obtaining images formed by concave mirror। देखिए जी, पहला रूल ये होता है कि अब हम ना इमेज फॉर्मेशन के आगे रूल्स पढ़ेंगे, उससे पहले रेज किस तरीके से डाइवर्ट होगी वो वाले रूल्स देखते हैं। पहला रूल ये है कि अगर कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर मान लीजिए हमने ऐसे बना लिया, एक स्ट्रेट लाइन जो कि मिरर के सेंटर से होकर गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको बोल देते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसी तरह से इसको बोल देते हैं एक्स, इसको बोल देते हैं एक्स। ये क्या है? ये मिरर के एग्जैक्टली सेंटर से होकर गुजरती है, उस सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल। पोल मतलब कैपिटल पी। ठीक है, अब पहला रूल ये है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, मतलब इमेज बनती किस तरीके से है ना। तो हम ये कहेंगे कि रेज कहाँ से कहाँ जाती है। तो पहला रूल ये है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो मिरर से टकरा के फोकस से गुजर जाएगी।
ठीक है, बताता हूँ अभी। हम ये कहते हैं कि जब ये कॉन्केव मिरर है, तो अगर मैं इसको ऐसे 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 करके मैं वो स्फीयर कंप्लीट करने की कोशिश करूँ, ये नहीं बनाना आपको, ये नहीं बनाना। अगर मैं स्फीयर कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो सेंटर कहाँ पड़ेगा, इधर, और फोकस कहाँ पड़ेगा, इधर, क्योंकि फोकस क्या होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। ठीक है, तो इसलिए मेरा जो फोकस है वो कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो कॉन्केव मिरर का फोकस हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ये समझ गए क्यों होता है। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ तो हो गया इसका फोकस। फोकस को लिखते हैं कैपिटल एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर को लिखते हैं कैपिटल सी। फोकस को लिखेंगे कैपिटल एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर को लिखेंगे कैपिटल सी। पोल से लेकर फोकस तक जो दूरी होती है उसको बोल देते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। समझ गए। अब देखिएगा, पहला रूल ये है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो मिरर से टकरा के फोकस से होकर गुजर जाती है, ऐसे मतलब इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। भाई रिफ्लेक्शन के कुछ तो रूल्स होंगे ना, कि आपने लाइट किस एंगल पर डाली तो किस एंगल पर घूमकर वापस आएगी। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो मिरर से टकरा के फोकस से होकर गुजर जाएगी। पहला रूल क्लियर है, ठीक है। यस सर। चलिए जी, दूसरा रूल देखो। और सब बच्चों को ये क्लियर है कि कॉन्केव मिरर का फोकस जो है वो लेफ्ट में ही क्यों होता है, क्योंकि भाई जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा, जब मैं इसको पूरा स्फीयर बनाऊंगा तो उसका सेंटर तो लेफ्ट में ही पड़ेगा। जहां स्फीयर है वहीं सेंटर पड़ेगा, सीधी बात। ठीक है, चलिए जी, अब रूल नंबर 2 देखिए। हाँ हाँ, बस इतना बना लो, बस इतना, कुछ नहीं लिखना, वो नोट्स में है, वो नोट्स में है। ये तो आप लोगों को बनाना है। हाँ बेटा, आवाज नहीं आई थी, बस दोबारा बोलो। सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट वगैरह सब बनवाऊंगा, अभी कुछ नहीं बनाना। ये तो सिर्फ ये है कि एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो मिरर से टकरा के फोकस से गुजर जाती है। दूसरा रूल, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, अगेन ये पोल हो गया, अगेन ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, तो वो जब मिरर पर टकराती है ना, तो जिस जिस तरह से वो टकराएगी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये ऐसे टकराई तो इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। सभी को क्लियर, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट हमने इस तरह से डायरेक्ट करी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करती हुई मिरर को टच कर रही है, तो वो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, कहीं उसका कोई रिफ्लेक्शन, कोई डेविएशन, कुछ नहीं होगा। समझ गए। उसके बाद देखिए बेटा, तीसरा रूल, अगर पहला रूल क्लियर है तो तीसरा भी बेहद आसान है। तीसरे रूल में फिर से बनाइए कॉन्केव मिरर। सेकंड वाला ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट मैंने इस तरह से ड्रॉप करी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है और फिर मिरर को टकराती है, तो जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, कहीं कोई डेविएशन नहीं होगा। जैसे ये तो पैरेलल थी, ये पैरेलल थी, टकराने के बाद डेविएट हो गई और फोकस से होकर गुजर गई, इसका कोई डेविएशन नहीं, इधर टकराई इसी रास्ते वापस, जिस रास्ते आए उसी रास्ते लौट गए। ठीक है, अब देखिएगा अगला, ये है बेटा यहाँ पर पोल। हाँ जी बोलो। सर जो सेकंड वाला है इसमें वो रूल फॉलो नहीं होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट की कुछ करने की। ये एक्चुअल में क्या है ना, कि जब हम बात कर रहे हैं किसी भी कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर की, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गुजर रही है ना, बेसिकली बेटा ये ऐसे है कि ये हमारा जैसे ये एक स्फीयर कंप्लीट हो गया, तो ये क्या है, ये स्फीयर का डायमीटर है। तो ये आपने एक तरह से डायमीटर बना दिया, तो डायमीटर के अलावा अगर कहीं पर भी कोई रे जाएगी ना स्फीयर के, तो वो कहीं डेविएट होती ही नहीं है। ये रूल है, ये रूल है, जैसे कि एंगल ऑफ मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, उसी तरह से ये भी रूल है। समझ गए, ठीक है, तो ये कहीं डेविएट नहीं होगी। तीसरा रूल देखिएगा, तीसरा रूल, इसमें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है,
एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो मिरर से टकरा के फोकस से होकर गुजरी। तो अगर उल्टा कर दिया जाए कि रे ऑफ लाइट को फोकस से गुजार दिया जाए, अगर रे ऑफ लाइट को फोकस से गुजार दिया जाए ऐसे, बिल्कुल सही, जो फोकस से होकर गुजरी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ऐसे। उल्टा है ना फर्स्ट वाले केस का, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मिरर से टकरा के फोकस से गुजरेगी। उल्टा क्या हो गया कि अगर फोकस से गुजर रही है तो मिरर से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है जी, बताओ ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। अंश, अनुभव, आस्था, भव्या, भूमि, बताइए क्लियर है? Yes, sir. Yes, दिवस, sir. रोहन, हाँ रुद्रांश, जी यस सर। यश, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी फिर देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये है कि अगर कोई भी रे पोल है, अगर मान लीजिए पोल में तीनों इस तरफ लिखा हूं, अगर कोई भी रे एग्जैक्टली पोल पर टकराए ऐसे आके, तो जिस एंगल पर ये पोल पर टकराएगी ना, मान लीजिए वो एंगल थीटा है, जिस एंगल पर ये पोल पर टकराएगी एग्जैक्टली उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पर, और ये वाला एंगल भी सेम होगा थीटा। समझिए, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव रे। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि पोल जो है, पोल एक तरह से ऐसा बिहेव करता है जैसे कि प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर पर टकरा कर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। ठीक है जी। इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस। अब हम ये देखेंगे कि इन रूल्स को यूज करते हुए अलग अलग इमेजेस कैसे बन सकती हैं कॉन्केव मिरर के केस में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी चीज ना समझ में आए बेटा दोबारा पूछना। ये रूल्स हमको याद रखना है। पहला, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मिरर से टकरा के फोकस से गुजरेगी। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। कोई भी रे अगर फोकस से होकर गुजरती है तो मिरर से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कोई भी रे अगर पोल पर टकराती है तो जिस एंगल पर टकराएगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव मिरर। हाँ बताओ, सारे करेंगे तो 5-6 टाइप के। Formation of different types of images by a concave mirror. पहला, यहाँ पर ना एक चीज पहले आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर 6 रूल्स हैं, है ना, 6 तरीके की फॉर्मेशन है। तो पहले एक चीज समझाते हैं कि हमारी ना अप्रोच क्या रहनी चाहिए इसको याद रखने के लिए। कभी भी अगर मान लीजिए हमको पीरियोडिक टेबल ही याद रखनी है तो ऐसी अंधाधुंध तो याद नहीं कर लेंगे एलिमेंट, इसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ये सीक्वेंस में याद करते हैं ना। तो एक सीक्वेंस याद रखना। सीक्वेंस ये है कि ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल और फोकस के बीच में, पहला तो ये केस हो जाएगा। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट को रख देंगे फोकस पर, तो ये कितने, ये दूसरा केस हो गया।
फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को खिसका के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख देंगे। ये तीसरा केस हो गया। चौथा केस, हाँ, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। 4 केस। पांचवा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर बियॉन्ड सी। और छठा केस इंफिनिटी। तो टोटल ना इस तरीके से 6 केसेस हो जाएंगे। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ये है कि जैसे हम हैं, सामने मिरर लगा हुआ है तो हम ऑब्जेक्ट हो गए, हम अपनी शक्ल देख रहे हैं मिरर में तो वो हमारी इमेज हो गई, है ना। तो ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के नाम पर हमेशा ऐसा एक एरो बना देंगे, एक ऐसा एक एरो बना देंगे। कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, मान लीजिए हम खड़े हुए हैं तो ये हमारा हेड है और नीचे पैर जो है वो टेल है, ठीक है। कोई और चीज है, मान लीजिए हमने एक बॉक्स रख दिया तो बॉक्स का जो ऊपर वाला फेस है वो हेड हो गया और जो नीचे वाला फेस है वो टेल हो गया। तो एनी ऑब्जेक्ट, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई नॉन लिविंग थिंग हो, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे दिखाया जाता है, थ्रू अ हेड एंड बाय अ टेल। तो ऐसे दिखाएंगे जैसे कि एरो रखा हुआ है, तो एरो इज एन ऑब्जेक्ट। समझ गए केशव? अब जरा देखिएगा, तो पहला केस क्या होगा, सबसे पहला केस कि ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख देंगे। ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, तो यहाँ पर मैंने एक कॉन्केव मिरर बना लिया। ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को रख देना है पोल और फोकस के बीच में, तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया ऐसे, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकलेंगी कितनी रेज ऑफ लाइट, इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट, लेकिन हम लेकर चलेंगे सिर्फ 2 रेज ऑफ लाइट। तो ऑब्जेक्ट से निकलेगी बहुत सारी रेज ऑफ लाइट, लेकिन हम तो सिर्फ 2 रेज ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो एक रे ऑफ लाइट हम लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो भैया ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ऐसे, ये मिरर से टकरा के फोकस से गुजरेगी ऐसे। ये समझ में आ गया पहला केस। ऑब्जेक्ट से कितनी रेज ऑफ लाइट निकलेंगी, बहुत सारी, लेकिन मैं तो कोई 2 रेज ऑफ लाइट लूंगा जो मुझे रूल्स में पता है। मुझे एक रूल ये पता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो मिरर से टकरा के फोकस से गुजरेगी। दूसरा रूल बहुत आसान वाला लेंगे, कौन सा, रे ऑफ लाइट ऐसी ले लो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, ठीक है। तो वो जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते लौट जाएगी। इंसिडेंट रिफ्लेक्शन वाला सही पता होगा। कौन सा वाला? इंसिडेंट रिफ्लेक्शन। नहीं नहीं नहीं, सुनो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम तो बस 2 ही रूल लेकर चलेंगे हर चीज में। हमने ये कहा कि एक रे ऑफ लाइट अब ऐसी ले लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली में तो एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, जिस रास्ते आई उसी रास्ते वापस लौट गई, खत्म। तो आप क्या करना, पेपर में अगर आए तो आप स्केल रखना है ऐसे, जो इसके हेड को टच करे और सी को टच करे, ये सी पॉइंट है, इसको टच करे, तो ये ऐसे होगा। जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस लौट गया, ठीक है। और अगर हर केस में मैं ऐसे ही लेकर चलूंगा, एक रे ऑफ लाइट लूंगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो मिरर को टकराती है, फोकस से गुजरेगी। एक रे ऑफ लाइट ऐसी लेंगे जो ऑब्जेक्ट के हेड से और सी से होती हुई जिस रास्ते आई उसी रास्ते वापस चली गई, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तो कहीं मिल ही नहीं रही है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे खुलती जा रही है कुछ, है ना। तो ये इस तरफ तो खुल रही है, जहां पर भी 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेगी इमेज वहीं पर बनेगी। ये तो मिल ही नहीं रही तो इमेज कहाँ बनेगी, है ना। तो वर्चुअल बनेगी कैसे, कि ये यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर फैलती जा रही है, वाइड होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर नैरो है, तो इसको यहाँ एक्सटेंड करो जरा, ये ऐसे मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए मैंने पीछे की तरफ, डॉटेड लाइन इमेजिनरी लाइन होती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मिरर के पीछे बन रही है इमेज, मिरर के पीछे बन रही है। आगे वो मिलेगी ना। आगे मिली नहीं रही, पीछे मिलेगी, तो मिरर की, मिरर में पीछे बन रही है तो पीछे बनेगी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और इसको बोल देंगे बेटा ए डैश और बी डैश, ये हमारी इमेज हो गई। तो इमेज ऑन
बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज जो भी होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी, सीधी होगी। रियल इमेज जो भी होगी वो हमेशा उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। इरेक्ट का मतलब सीधा। और तीसरा मैग्नीफाइड। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट देखिए छोटा है और इमेज बड़ी है, इसका मतलब मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, ओरिजिनल साइज से बड़ी। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ ये हो गया। अब यूजिंग दिस रूल के पहले तो पी और एफ के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को, आप कहाँ रखोगे? फोकस पर, फोकस पर रख दो। ऑब्जेक्ट एट एफ, अब ऑब्जेक्ट को उठाकर रख दिया फोकस पर। ये बन गया मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये हो गया हमारा पोल। पोल को मैं पीछे लिख देता हूँ पी, ये एफ है और ये सी है। अब आप सीधे सीधे देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख दिया। तो एक रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से कैसे निकलेगी? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये मिरर से टकरा के फोकस से होकर गुजर जाएगी ऐसे। ठीक है। उसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट में कुछ सोचना ही नहीं है, किसी तरीके का कोई पंगा नहीं लेना उसमें, वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार देनी है हमको बस। ठीक है। स्केल रखेंगे जो हेड को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, स्केल ऐसे रखेंगे जो हेड और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को मैच करता हो, और फिर लाइन खींच देंगे सीधा। ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये ऐसे जाएगी, मतलब यहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि जितना गैप यहाँ पर है उतना ही गैप यहाँ पर है, यानी कि पैरेलल बन रही है लाइंस। और पैरेलल लाइन क्या कभी मीट करती है दुनिया में? नहीं। उनके लिए हम इमेजिनरीली ये बोल देते हैं कि दे आर मीटिंग एट इंफिनिटी। तो हम बोलेंगे इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है। तो इमेज कहीं बनती हुई नजर ही नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? कहीं बन रही है। हम ये कहेंगे मिरर होगा तो भैया इमेज तो बनेगी। अब बनती हुई नजर नहीं आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, कहाँ बन रही है? कहीं दूर इंफिनिटी पर बन रही है। तो इमेज फॉर्म यहाँ लिख रहा हूँ इस तरफ, इमेज फॉर्म। ना ये रियल है ना फिर इन्वर्टेड। हाँ ना 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 ना, उस पर अभी आएंगे, उस पर अभी आएंगे। इमेज फॉर्म कहाँ बनेगी? एट इंफिनिटी। अब ये है सोचने वाली बात, लेकिन फिलहाल के लिए लिख दो, इसको बताऊंगा बाद में। रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है ये वाली इमेज भी। और तीसरा कैसी बनेगी? हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल लास्ट में समझाऊंगा, अभी के लिए सिर्फ लिख लो इनको। उसके बाद देखिएगा जी, जो दो रूल हुए उसके बाद तीसरा फंडा देखें। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? E और F के बीच में। एफ और सी के बीच में। ठीक है। थर्ड देखिएगा, ऑब्जेक्ट बी एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को। फिर देखना क्या बनेगा। रूल वही दो याद रखने हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। ये तो हमारा हो गया एफ, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर। ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ से फिर वही काम, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये निकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, मिरर से टकराती फोकस से होकर गुजर जाएगी, तो ये बन जाएगी, फोकस से गुजर गई। ठीक है, दूसरा रे ऑफ लाइट ऐसी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इसके हेड से टच होती हुई निकले, तो जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते लौटेगी। मतलब स्केल ऐसे रखेंगे जो सी को टच करे और इसके हेड को टच करे। ये ऐसे करा और ऐसे टकराई और ऐसे वापस आ गई, तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों जो है ये पीछे जाकर मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? ये रेज ऑफ लाइट यहाँ पर पीछे की तरफ मिल गई, तो जहां पर ये मिली है इमेज यहीं पर बनेगी। ये बन गई बेटा ए डैश बी डैश, तो ये कहां पर बनी? ये सी के पीछे बनी, तो इसको क्या बोलेंगे? बियॉन्ड सी। सर अगर आप अभी आपने रे दूसरी रे पास करी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, हाँ। अगर आप दूसरी रे पास करते फोकस से, तो वो भी तो पैरेलल जाती प्रिंसिपल एक्सिस पर, बियॉन्ड भी सी बनती है। अच्छा चलो, अगर मैंने एक रे करी ये ऐसे, दूसरी मैंने करी यहाँ से फोकस से मैं पास करता हूँ, तो वो भी ऐसी जाएंगी बिल्कुल, वो भी सी के पीछे बनेगी, वो भी कर सकते हैं, वो भी करा जा सकता है। बताइए जी, क्लियर है ना ये वाला? चलो एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर ये अभी क्या क्वेश्चन पूछा उसने? उसने ये पूछा है कि अगर एक रे ऑफ लाइट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया तो वो तो फोकस से होकर गुजरेगी। अब चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर और फोकस यहाँ पर है, तो दूसरी रे ऑफ लाइट हम जरूरी थोड़ी है ये वाली नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, हम ये भी तो ले सकते हैं कि फोकस से होकर गुजरे। वो फोकस से होकर गुजरेगी तब भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मीट करेगी। मतलब रेज ऑफ बट लाइट वो दोनों पैरेलल लाइंस तो मीट करेंगी ही नहीं। नहीं बेटा, इसके लिए तो बोला ही नहीं ना, पैरेलल लाइंस तो इस केस में थी, सेकंड केस में, थर्ड केस की बात कर रहे हैं, थर्ड केस तो की बात मुझे कर रहे हैं। समझ नहीं आया मैं ये बता रहा हूँ, ये समझ में आ गया? सर, ये तो आ गया था। हाँ वो वाला छोड़ो, वो वाला छोड़ो, कोई नहीं, वो वाला छोड़िए। मैं बता रहा हूँ उसमें क्या है कि हम अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं तो बिना मतलब कंफ्यूजन होगा, आप बस दो रूल्स लेकर चलिए। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट को ऐसे लेकर चलो जो सी से गुजर रही है। ठीक है, समझ गए? ओके सर। ठीक है ना, अलग अलग रूल्स मत पकड़िए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक, चलिए जी। अब इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि इमेज कहाँ बन रही है, इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है। जो भी इमेज मिरर के सामने बनती है वो रियल बनती है, और जो इमेज रियल होती है वो इन्वर्टेड होती ही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इमेज और पहले तो ये देखेंगे सबसे पहले कि इमेज बन कहाँ रही है। जैसे यहाँ लिखा था बिहाइंड द मिरर, यहाँ लिखा था एट इंफिनिटी, तो इमेज बन कहाँ रही है? बियॉन्ड सी, सी के पीछे। सर हाँ सर जैसे अभी आपने रे को सर सी से निकाला, हाँ, सर अगर सी और एफ के बीच में से निकाले तो सर वो सी पे लाई कर रही है। इसको सर रे है जो वो सी और एफ के बीच में से मैं निकाले। कह रहा हूँ ना, रिसर्च मत करो कि छोड़ो, नहीं समझे? अभी बस ये करिए, जो जो रूल्स बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, उसको छोड़ो भी, उसको छोड़ो, वो समझने का टाइम नहीं है। उसमें तुम खुद ही कंफ्यूज हो गए, पेपर में तुम्हारे फायदे की बात करो। सर हाँ बताइए। सर इन्वर्टेड माने रियल? इन्वर्टेड माने रियल, हाँ। इन्वर्टेड का मतलब बेटा वैसे उल्टा होता है, उल्टी इमेज है। तो जो इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी ही होगी, जो इन्वर्टेड होगी वो रियल ही होगी। ओके सर। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे पास सोचने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कि मैंने बताया ना आपको, रेज कितनी निकल सकती हैं ऑब्जेक्ट से, बहुत सारी, इनफाइनाइट निकल सकती हैं, लेकिन हम तो कोई दो रेज को लेकर चलेंगे, वो ही याद करेंगे। हमारे पास पेपर में सोचने का ये टाइम नहीं है। जो चीज है ना, जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स में तो देखिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं कि आप इमेज फॉर्मेशन बताइए,
वो तो श्योर शॉट दिमाग में बैठना चाहिए, वहां पर बैठकर सोचोगे तो टाइम ही खराब होगा। पूछा जा सकता है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन में से पूछा नहीं जाता, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा। नेचर साइज और वो पूछते हैं, नेचर पूछते हैं हाँ, और वो न्यूमेरिकल के साथ में आता है हमेशा क्वेश्चन, ठीक है ना। सर नेचर दे देते हैं तो हमें वो ड्रॉ करना होता है। हाँ ऐसा भी आता है, वो मैं क्वेश्चन में देखूंगा, फिलहाल तो रूल्स देखते हैं, है ना। तो देखिए इमेज जो है, इमेज इधर बनी सी के पीछे, मैंने कहा बियॉन्ड सी, फिर उल्टी बनी है इमेज, इन्वर्टेड बनी है, तो और मिरर के सामने ही बन रही है, तो उसको रियल बोलते हैं। ये हो गई रियल एंड इन्वर्टेड, ये इमेज की दूसरी प्रॉपर्टी हो गई थर्ड केस में। और तीसरा आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट तो जरा सा है ए बी, लेकिन इमेज काफी बड़ी बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, उसके बाद देखिए बेटा फोर्थ है when the object is placed at C, object at C, ये जमाना में तो थोड़ा मेरा मतलब काम बनेगा, टीचर मैसेज चला हुआ बैठा हुआ और गिर जाएगा, समझ रहे हो ना। अरे बड़ा माहौल खराब होगा भाई उस टाइम, बड़ा चिपचिपा मौसम होगा, सारी चीजें जरा सोच लो। 15 जून को पेपर खत्म हो रहे हैं, तो आपके पेपर कब चेक होंगे, जुलाई में। जुलाई में बहुत गंदी गर्मी होती है, तो वैसे ही चिड़ा हुआ बैठा होगा, आपने और गंदी हैंडराइटिंग में कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा फिगर बना दी, तो फिर तो और स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी। तभी तो करो, थोड़ा साफ साफ बनाना ताकि टीचर का मूड ठीक रहे। राइटिंग में मेंटेन करनी पड़ेगी, ये देखो इसको लक्ष्य को टेंशन होगी राइटिंग के नाम। अगर वो ठंड में चेकिंग करते तो वो तो आरएस के हमारे हाथ नहीं निकाल तो करना पड़ेगा, तो ठंड में नहीं होती ना कॉपी चेक भाई। आप ये समझे मार्च में पेपर खत्म हो जाते हैं, अप्रैल में चेकिंग होती है, बढ़िया मौसम होता है ना। अभी जरा सारी चीजों को सोच कर चलो। हाँ सर वो कौन सी इमेज होती है जिन्हें स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं? दोबारा बोलो। वो कौन सी इमेज होती है जिन्हें स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं? ये रियल इमेज, जितनी भी रियल इमेजेस होती हैं, ऑल रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। हम पिक्चर हॉल में देखते हैं ना, वो सब रियल इमेजेस हैं। सर तो हमें सीधी क्यों दिखती है? चलो वही आगे देखो सर अगर वो सिनेमा हॉल में जो भी सुनो रियल इमेजेस बनती हैं तो फिर वो उल्टी क्यों नहीं दिखती पिक्चर में? वो हमारा रेटिना उसको सीधा इंटरप्रेट करता है, होती वो उल्टी है, होती वो उल्टी ही है। हमारा जो रेटिना है वो उनको सीधा इंटरप्रेट करता है। रेटिना पर उल्टी बनेगी इमेज, रेटिना पर उल्टी बनेगी, तो रेटिना से इमेज के जो सिग्नल जाते हैं माइंड पर, वो उसको सीधा इंटरप्रेट करते हैं। और अगर आप लोगों को, अब तो आप डिजिटल एज में जी रहे हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो पहले ना रील आया करती थी, कैमरा की रील होती थी। और रील को ना नेगेटिव बोलते थे, रील को नेगेटिव बोलते थे। अगर कोई भी पुराना कोई फोटोग्राफर हो, उसकी जान पहचान में, आपकी जान पहचान में, तो पूछना रील को नेगेटिव बोलते थे। नेगेटिव क्यों बोलते थे? उसमें इमेजेस हमेशा उल्टी होती थी, बाल जो है ना उसमें काले नहीं दिखाई देते थे, बाल सफेद दिखाई देते थे, चेहरा काला दिखाई देता था, है ना। देख लेना कभी भी घर में पुराना कोई नेगेटिव रखा होगा मम्मी पापा की शादी की वीडियो का, तो देख लेना उसको नेगेटिव बोलते थे। तो इसीलिए याद रखिएगा कि इमेज जितनी भी होती है वो सारी इन्वर्टेड ही बनती है हमारे रेटिना पर, माइंड उसको सीधा इंटरप्रेट करता है, समझ गए। वो पोलराइड कैमरा भी हुआ करते थे, बहुत पहले भी होते थे, अभी चलिए ये देखिएगा, ये पोल है। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया सीधा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये देखिएगा, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको ना सीधे थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो मैं तो वही एक फंडा लेकर चल रहा हूँ भाई, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, ये टकराने के बाद फोकस से आएगी, आ गई। तो जो दूसरी रे ऑफ लाइट है उसको तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारता हूँ। कैसे गुजारूं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, वही तो मैं कह रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो ऑब्जेक्ट रख दिया, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो गुजार नहीं सकते दूसरी रे को, तो क्या करेंगे, अब दूसरी रे को भाई फोकस से गुजारिए, ये फोकस से टकराएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके घर लौट जाएगी।
ठीक है, ये आ गई यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये टकरा गई, दोनों यहाँ पर टकराई है, तो इमेज कहाँ बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन गई। और कितने साइज की बनी? सेम साइज की, जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उतने ही साइज की इमेज बन गई। ठीक है, हमें ये जो 6 के 6 रूल्स देखने हैं, इसमें मैं एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न आप लोगों को बताऊंगा, उस पैटर्न को याद रखेंगे तो कभी गलती होगी ही नहीं। ठीक है, देखते जाओ, ये है ए, ये बी, और ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये हो गया ए डैश और बी डैश। तो हमने ये कहा इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म कहाँ बनी है? इमेज एट सी। उसके बाद सामने बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद उसका साइज बता दो, साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये चारों रूल क्लियर है ना? चलिए जी, इसके बाद मैं आता हूँ 5वें पर। चलिए जी, 5वें में क्या है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट को हम रख देंगे किधर? ऑब्जेक्ट को रख देंगे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। भाई पीछे प्लीज बातें नहीं। हाँ बोलो। सर जो हमने फोर्थ वाला देखा है, हाँ जो हमने फोर्थ वाला डायग्राम बनाया वहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 होगी ना? यस, इसमें यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन -1 होगी। आऊंगा ना अभी उसको, तो मुझे उसकी बातों को ध्यान रखो, ये रहा है, समझ गए है ना? बस फिर आएंगे, अभी आएंगे उस पर भी, तो वही बात, वही उसने पढ़ रखा है, तुम सुन के बिना बाकी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, अब जरा देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, इधर ये है ए, ये है बी। अब इधर से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ जाएगी? फोकस से ऊपर गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे, वही पुराना फंडा, क्योंकि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार सकते हैं। तो भाई जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस लौट आई। तो ऑब्जेक्ट ये दोनों के दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं, तो हमारा इमेज यहाँ बन गई ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो नोट करेंगे इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ बनी बताइए? बिटवीन एफ एंड सी। दूसरा इमेज का साइज बताइए, वो रियल और इन्वर्टेड बनी ना, क्योंकि इस तरफ बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड और साइज बता दो। स्मॉल को क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड, बिल्कुल सही। चलिए जी, ये 5वां रूल हो गया। 5वें रूल के बाद 6वां रूल देखिए। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाओ? फेंक दो दूर इंफिनिटी पर, जहां पर वो दिखाई ही ना दे। और हमें ऑब्जेक्ट ही दिखाई नहीं दे रहा, तो इमेज कहाँ से दिखाई देगी? क्या दिख जाएगी? बिल्कुल सही, इतनी छोटी होगी, इतनी छोटी पॉइंट साइज जिसको बोलते हैं, मतलब पॉइंट साइज को हम बोल देते हैं क्या? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि भैया यहाँ पर है फोकस, यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई पैरेलल, एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट की दूसरी भी पैरेलल आई। क्यों? क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा, तो ऑब्जेक्ट में से कितनी रेज ऑफ लाइट निकलती है? इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट निकलती है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है, मैं उसे देख नहीं सकता, तो फिर एक काम करो ना, दोनों रेज ऑफ लाइट पैरेलल ही ले लो, एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ये जो टकराई ये फोकस से गुजर गई, ये जो दूसरी टकराई ये भी फोकस से गुजर गई, तो यहाँ पर तो एक डॉट बन गया। जहां पर दो लाइंस टकराती है वहां क्या बनता है? एक पॉइंट बनता है ना? तो मैंने क्या बोला कि इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस सेकंड कैसी बनेगी? क्योंकि इस तरफ बन रही है, ठीक है। और दूसरा साइज बताओ जरा,
हाईली डिमिनिश हाईली डिमिनिश्ड, इसी को पॉइंट साइज इमेज भी बोल देते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, मैं एक चीज लिखना भूल गया यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट सी था, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब सभी बच्चे ना छोड़ दीजिए सब कुछ और फटाफट एक पैटर्न नोट करो, मतलब नोट नहीं करना है, दिमाग में बिठाओ जरा उसको फटाफट। देखिए, अगर मैं इस ऑर्डर में चलता हूँ सीधे ऑर्डर में, तो सीधा ऑर्डर तो मैंने देख लिया, जरा उल्टे ऑर्डर में चल के देखते हैं और इमेज की बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, लास्ट है हमारा ये छठा, है ना, ये देखो जल्दी उठाओ कर क्या रहे हो, ध्यान दो, फिर तो अभी काट दो ना, बाद में बात कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो आप ये देखिए इमेज जो है इसको आप साइलेंट रखो। ठीक, और जरा देखिए इमेज जो है वो कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, धीरे 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 करके इसका साइज बढ़ने वाला है। सबसे पहले क्या थी, पॉइंट साइज बिल्कुल छोटी सी इमेज, फिर क्या हुआ, हाईली डिमिनिश्ड से अब डिमिनिश्ड हो गई, मतलब छोटी हो गई। पहले क्या थी, ना के बराबर, मतलब दिखाई नहीं दे रही थी, अब थोड़ी सी दिख रही है, डिमिनिश्ड। फिर चौथे पर आ जाओ, सेम साइज की हो गई। फिर तीसरे पर आ जाओ, बड़ी हो गई। फिर जब ये धीरे 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 साइज बढ़ता जा रहा है, सबसे पहले हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज, फिर मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड के बाद तो हाईली मैग्नीफाइड ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये हाईली मैग्नीफाइड में करा, ये वाला बताया नहीं था ना आपको, इस वजह से ये हाईली मैग्नीफाइड करा। अब दूसरा देखो, हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी इमेजेस लेफ्ट साइड में बन रही हैं वो सारी की सारी रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, तो जब ये रिफ्लेक्टेड रेज दोनों इस तरफ जा रही हैं, तो मैं ये कहूंगा कि भाई चलिए ठीक है, लेफ्ट साइड में बन रही है तो फिर क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। और देखो, और क्या है कि सबसे पहले इमेज कहाँ बनी, उल्टे केस में अगर देखें, इमेज कहाँ बनी, फोकस पर। फोकस के बाद देखिए धीरे धीरे इमेज जो है वो खिसकती जाती है, पहले फोकस पर बनी, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि थोड़ी सी इधर खिसकती है। उसके बाद एट सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ी और इधर खिसकी, उसके बाद बियॉन्ड सी थोड़ी और खिसकी, और उसके बाद तो भाग ही गई सीधा इंफिनिटी पर बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए, और ये जो पहला केस है ये एक्सेप्शन है, इस पहले केस को अलग हटा दो, बाकी 2 से लेकर और 6 तक ये सारे के सारे केसेस एक सीक्वेंस चलिए आप याद कर सकते हैं। बताइए जी क्या बोल रहे हैं। सर जो एफ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें दिखाई देता है, जो ऑब्जेक्ट या इमेज, सर इमेज 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 नहीं दिखाई देती, बिल्कुल छोटी सी होती है, इसीलिए हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं उसको, पॉइंट साइज। सेकंड केस में दिखाई देती है, तो थोड़ी चीजें उसको छोड़ो, हाँ क्या चीज, सेकंड केस में दिखाई देती है। सेकंड केस जो है, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को दिखाई देगा, मेरी मर्जी है फोकस पर कितना भी बड़ा कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ। नहीं सर, इमेज दिखाई देती है सेकंड केस। इमेज नहीं दिखाई देगी, इमेज तो इन्फिनिटी पर बन रही है ना, तो कहाँ तक देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी, फिर इसको ही करते हैं आज, सर मेरा एक डाउट है, कल बताएंगे। सर दूसरे चैप्टर का है। हाँ हाँ कल बताएंगे।